हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो शेयर के बारे में। हालांकि अभी अभी इसकी लिस्टिंग हुई है और एक अच्छा इसने गेन दिया है इन्वेस्टर को, जिन्होंने इसके आईपीओ में पैसे लगाए थे। और उसके बाद लगभग जो आईपीओ था वो 90, 92, 95% तक इसने रिटर्न दिए। और जो मैंने पिक्चर लगाई है वो थोड़ी सी धुंधली है, और ये धुंधली पिक्चर आपको बताना चाहती है कि वाकई में जो ज़ोमैटो के अंदर इन्वेस्टमेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए, वो मतलब ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। क्या ज़ोमैटो का शेयर आपको मल्टीबैगर यानी कि मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? क्या ज़ोमैटो का शेयर आपको करोड़पति बना सकता है? तो यही धुंधले विचारों को और धुंधली मतलब कि जो चीज़ें को, उन्हीं को हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ज़ोमैटो की कंपनी के अंदर इतना दमखम है कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके आने वाले टाइम में, या वो खुद ही इस धुंधली पिक्चर के साथ अपनी इमेज को कुछ साफ करना चाहती है। तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे इसी सम क्वेश्चन के बारे में, जो थोड़ी सी जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी मना कर दिया कि दिस इज़ नॉट अ स्टॉक टू बाय, तो उसी हिसाब से लेकिन जब इसकी लिस्टिंग हुई तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन जो रिटर्न टेबल पे आए वो काफ़ी अच्छे आए, और लगभग 95% तक का इसने रिटर्न दे दिया अपनी लिस्टिंग के साथ ही। तो हालांकि जो सभी शेयर इस साल लिस्ट हुए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो उन्हीं में से ज़ोमैटो है। इसका जो फ्लोर प्राइस था यानी कि आईपीओ का जो प्राइस था 76-73 रुपीज़ था, और इसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस पे हुई। तो ये इसका चार्ट है आज का। आज 28 जुलाई है, और आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर गिरावट है वो आज आई है। हालांकि जो प्राइस था वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे इसने लिस्ट हुआ, एंड देन आप देख सकते हैं कि जो गिरावट आप देख पा रहे हैं वो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर आ रही है। आज जो इसकी अभी जो करंट प्राइस मार्केट चल रहा है वो लगभग 126 रुपये है। अगर मैं इसका 5 दिन का चार्ट निकालूं तो आप देख पाएंगे कि जो इसका हाई गया था वो लगभग 146 रुपये हाई गया था, जो इसने रिटर्न मतलब काफ़ी अच्छे दिए हैं। यानी कि अगर 76 का इसका फ्लोर प्राइस था तो लगभग 90 और 89 के करीब इसने प्राइस को जो प्राइस है वो काफ़ी मूव हुआ और एक अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दिया, लगभग 90%, 92% के साथ। तो एक अच्छा लिस्ट गेन आप बोल सकते हैं एक इन्वेस्टर के लिए कि आपके पैसे 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर डबल, ऑलमोस्ट डबल ही हो गए। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस था। लेकिन जब आप इसके अंदर अब करेक्शन 146 से, और अब इसका 20 रुपये लगभग टूट गए हैं और 126 का इसका प्राइस आ गया है, तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के और अब निकलना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। तो क्या यही ज़ोमैटो शेयर के अंदर होता रहेगा? यही मेन अनसर्टेनिटी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो इसका शेयर है वो वाकई में आपको एक अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? क्या कंटिन्यूसली इसके अंदर अपमूव रहेगा? क्या वाकई में यह शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक है? तो यही चीज़ें, यानी कि जो कंटिन्यूसली चीज़ें हैं ज़ोमैटो के अंदर, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं इस कंपनी के बारे में एक बार और आपको बताता हूँ डीपली, जिसमें आप समझ पाएंगे कि वाकई में कंपनी के अंदर कितना दमखम है और क्या कंपनी कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो बार बार सर्च करने पे ज़ोमैटो डिलीवरी ओपन हो रही थी। तो मैं अब विकीपीडिया पे आया हूँ, क्योंकि जो वेबसाइट थी वो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पा रही है। उनको ऑर्डर की वेबसाइट है उस पर चली जाती है, देन वो ऐप ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। और अगर सीधे मैं नीचे की तरफ चलूँ, जिसके अंदर इनके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है कि क्या वाकई में कंपनी करती है और कितना इसका टर्नओवर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी का लोगो है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कंपनी के बारे में। ज़ोमैटो कंपनी है, फूड डिलीवरी करती है। हाँ जी, फूड डिलीवरी करती है। और क्या फ्यूचर रहेगा, कैसा रहेगा, तो वो देखना बड़ी बात है। तो जो इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी यानी कि फूड ऑर्डरिंग में ही काम करती है, यानी कि इसका एक ही काम है। तो इस वेबसाइट से और इसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या कोई दूसरा काम भी करती है, या इसका फूड ऑनलाइन डिलीवरी का ही काम है। तो एक तरह से आप समझ पाएंगे कि जो कंपनी है वो ऑनलाइन फूड
डिलीवरी का काम करती है। हालांकि इन्होंने कुछ क्लाउड किचन बनाने की कोशिश की थी, अब क्या उसके अंदर है अभी कोई इसके बारे में अपडेट नहीं है। तो इसको फाउंड किया था 2008 के अंदर दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा जी ने, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करी और इसने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा मार्केट के अंदर फैलाया। और आज की डेट में ये 24 कंट्रीज़, यहाँ पर जैसे लिखा है कि 24 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है एंड मोर देन 10,000 से ज़्यादा सिटीज़ हैं। यानी कि ये इंटरनेशनल कंपनी अब बन चुकी है। जो नेशनल थी, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी देश के अंदर हुई थी, बेंगलुरु बेस था, एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया, एंड देन उसके बाद फिर कंट्रीज़ वाइज कंट्री इन्होंने अपने में जो डिलीवरी एप्स हैं वो लॉन्च किए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग जो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो लगभग 24 कंपनीज़ का नंबर आ रहा है। यानी कि एक अकेला देश नहीं है इंडिया जहाँ ये सर्विस देती है, इसके अलावा भी बहुत सारी देश हैं जहाँ पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और लगभग 10,000 शहर हैं, और 10,000 शहर में कितने रेस्टोरेंट होते हैं वो आप समझ सकते हैं। अगर एक दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो उससे भी काफ़ी अच्छा इनको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो एक तरीके से मीडिएटर है, उसके तरह ये काम करते हैं। रेस्टोरेंट को कस्टमर से मिलवाते हैं, उनसे जो ऑर्डर लेते हैं और कस्टमर को डिलीवर देते हैं। तो इस तरह से एक मीडिएटर ब्रोकर फर्म की तरह ये काम करते हैं। इनको जेब से कुछ लगाना नहीं है, और जो रिटर्न होता है वो अपने डिलीवरी बॉयज़ को देते हैं, और जो बचा कुचा होता है अपने पास रखते हैं। तो सीधी सी बात है, कंपनी काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकती है, इसको कोई ज़्यादा पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं और ज़्यादा कि हेडक्वार्टर इसका जो वो है गुड़गांव के अंदर है, एरिया सब वर्ल्ड वाइड है। यानी कि और भी इनके जो प्लान रहेंगे वो और भी ज़्यादा रहेंगे कि कितने से कितने देशों में, ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना है। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर इस बात को पूरा समझाना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल बाकी है और क्या ये करने को रेडी है। तो डेफिनेटली जहाँ पर इस तरह से ये लिखा हुआ है वो मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड का मतलब है अभी इन्होंने 19 कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को किया है, और आगे फर्दर ये एक्सटेंड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एंड देन उसके बाद 10,000 जो इन्होंने शहर बताए हैं, और उसके बाद जब जैसे ही कंट्रीज़ ऐड ऑन होती रहेंगी तो शहर भी ऐड ऑन होते रहेंगे, और शहर ऐड ऑन होते रहेंगे तो इनका प्रॉफिट भी ऐड ऑन होता रहेगा। तो कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है। और मोनोपोली के साथ साथ काफ़ी सारे कंपटीशन बिजनेस मतलब मार्केट के अंदर और भी हैं, जैसे स्विगी है, और भी लोकल फूड चेन्स हैं। तो अपने आप को इस सेगमेंट के अंदर बचाए रखना बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और बिजनेस को और प्रॉफिट को भी हमेशा इंक्रीज करते रहना। तो जो अभी कंपनी बता रही है, जो उसका रेवेन्यू है वो 2486 करोड़ US मिलियन डॉलर में है। ये तो बहुत ज़्यादा है, सॉरी ये 2486 करोड़ है, एंड देन USD 350 मिलियन है। तो दोनों ही इन्होंने अमाउंट में बताया, और ये ग्रीन सिग्नल आपको दिखाता है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो वो थोड़ी सी यहाँ पर डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ ने, यानी कि जो एक इन्वेस्टर होता है या एक प्लानर होता है जब अपनी कंपनी की स्थापना करता है तो उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो इस बिज़नेस को खड़ा कर सके, तो उसे सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ऐसे सपोर्ट के टाइम में आप देख पाएंगे कि किन किन कंपनियों ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया और अपनी हिस्सेदारी जोमैटो ने बेची, ताकि वो पूंजी को और ज़्यादा ले सकें। जैसे कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हुडको के अंदर एक हिस्सेदारी बेची गई है, तो उससे जो इनकम होगी यानी कि पैसा आएगा उसको और फर्दर बिजनेस के लिए लगाया जाएगा। तो ऐसा ही दीपेंद्र गोयल जी ने किया। इन्होंने आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्फोएज यानी कि Naukri.com, उन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ लगभग 18.5% से भी ज़्यादा शेयर खरीदे हुए हैं। देन उबर है, अलीपे है, एंड इन्फोसिस सिंगापुर है। तो इन सभी कंपनियों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। और अगर बात करें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की तो 5000 प्लस हैं।
इन्होंने डिलीवरी के नंबर जो बॉयज़ हैं उनको इंक्लूड किया है या नहीं किया, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ कुछ पॉइंट्स और डिस्कशन के लिए रखे गए हैं, तो आप एक बार इस पर टच करके इसको अच्छी तरह से समझ लें कि इनके नंबर कौन से नंबर हैं एम्प्लॉयज़ के। हालांकि ऑफिस बेस अलग है और डिलीवरी बॉयज़ वाले नंबर अलग हो सकते हैं, इस तरह से समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक इस पूरे निष्कर्ष को अगर मैं समझूं तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और जो बिज़नेस है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला बिज़नेस है। ना तो मैं खाना बंद कर सकता हूँ, ना रेस्टोरेंट सर्व करना बंद कर सकते हैं। और अगर आज के दिन में बारिश हो रही है तो डेफिनेटली ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंगाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से मोनोपोली बिजनेस आप समझ सकते हैं। हालांकि कंपटीशन में काफ़ी सारे कंपटीटर हैं, पर अपने बिजनेस को स्थापित करना, उसको बढ़ाए रखना, हमेशा उसके ऊपर फोकस करना वो बहुत ज़रूरी है। तो ना तो मैं खाने, जैसे मैंने बताया कि ना कोई खाना बंद करेगा और ना ही रेस्टोरेंट सर्व होना बंद करेंगे, तो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस हुआ मार्केट के लिए। और मोनोपोली बिजनेस के साथ साथ इनका जो एरिया सर्व्ड है वो अभी 19 कंट्री 20 कंट्रीज़ में, जैसा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताया है, और डेफिनेटली ये आगे और इसको इंक्रीज़ करेंगे। और जो बिजनेस होगा, जो धंधा होगा, डिलीवरी बॉयज़ होंगे, और डिलीवरी बॉयज़ की आपको पता होगा कि जो इनकम होती है, यानी कि जो सैलरी होती है, वो डिलीवरी चार्जेस से निकल आती है और उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वही कंपनियां ले लेती हैं। तो इस तरह से इनको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तब भी आप देख सकते हैं कि अगर कंपनी 2486 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसमें से कुछ तो बचा रही होगी, और अगर उसमें से कुछ बचा रही है तो इन कंपनियों ने पैसा क्यों लगाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है और काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर रही है। और आगे आने वाले टाइम में आपको क्या, मतलब ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था वो शायद अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि उसका क्या आंसर हो सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी समझने वाली चीज़ है। तो इसी हिसाब से आपको भी एक बार इस कंपनी के ऊपर फर्दर डिस्कशन करना है, एक बार रिसर्च करनी है। और अभी हालांकि एक जो प्राइस गेन मिला था, आप थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करेगा एंड देन इसके अंदर कुछ करेक्शन भी आएंगे, तो वो उस समय काफ़ी अच्छा रहेगा अगर मैं अपनी सजेशन दूं तो। बाकी एक बार आप खुद समझदार हैं कब आपको प्राइस इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, तो एक बार आप ज़रूर समझें। और जो धुंधली पिक्चर थी जोमेटो की, वो आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर क्या आगे आने वाले टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपको रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो ये थी मेरी कवरेज जोमेटो के ऊपर, जोमेटो के प्राइस के ऊपर, जोमेटो के कंपनी के ऊपर, और जो अभी आईपीओ आया है उसकी लिस्टिंग गेन के ऊपर, और क्या आप फर्दर आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी जोमेटो के लिए वो आप इस डिस्कशन के बाद समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन है वो भी दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ वो आप तक आती रहे। और संडे को मैं बोनस पिक लेके आता हूँ, और वो बोनस पिक काफ़ी रिसर्च के बाद लेके आता हूँ, और जिसके अंदर एक अच्छा गेन पोटेंशियल आगे आने वाले टाइम में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कोशिश करेगा। हालांकि देखो, मार्केट के अंदर कोई जो प्राइस होता है या कोई भी स्टॉक होता है या कोई भी टारगेट होता है, वो तब तक उसको ओके नहीं बोल सकते जब तक कि वो अचीव ना कर ले, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट होती है। शेयर मार्केट का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। नथिंग इज़ पॉसिबल और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।